यानी इंडिया और चाइना के पॉपुलेशन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो मैं क्या बोलूँ, आप खुद ही देख लो। और अभी के टाइम तक आपको हर चीज़ की चाइनीज़ कॉपी वर्जन मिल जाएगी। यही काम अगर इंडियन सरकार चाइना की तरह करे तो इंडिया और ये इंडियन पॉपुलेशन और इस पॉपुलेशन पर ध्यान देने वाले कुछ विद्वान लोग लेकिन जनसंख्या वास्तव में एक काफ़ी सोचने वाली बात है। इसमें थोड़ा-सा हम लोगों को सोचना चाहिए। इस पे मतलब जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी लाती है कि हम दो हमारे दो, ये सब रखना चाहिए। बाकी अगर पॉपुलेशन है तो उसका यूटिलाइज़ करना चाहिए, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहिए। जो भी पॉपुलेशन है, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, उसको गवर्नमेंट कहीं न कहीं एम्प्लॉय करना चाहिए। गवर्नमेंट को ना थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। देखिए जो पॉपुलेशन बढ़ रही है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोगों के पास ना रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो रिसोर्सेज पे क्या है, अगर आप देखोगे आज की डेट में तो हम लोग धीरे धीरे ये फ्लैट्स, ये रियल एस्टेट इसी चक्कर में बढ़ रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। क्या ये कहना सही में सही है? चलो इस चीज़ को थोड़ा गहराई से समझते हैं। पॉपुलेशन की वजह से देश की तरक्की पर गहरा असर पड़ता है। ये कहना और इसे सुनने के बाद इस पर यकीन करना, ये हमारे अक्लों पर जंग चढ़ने की निशानियात हैं। अब ऐसा क्यों? देखो, अगर जनसंख्या ज़्यादा होने से बेरोजगारी होती तो बेरोजगारी में हमारे पीछे चाइना देश भी तो खड़ा होता, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन 1.46 बिलियन है, यानी कि 146 करोड़, और चाइना की पॉपुलेशन 141 से लेकर 142 बिलियन के करीब। यानी इंडिया और चाइना के पॉपुलेशन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो मैं क्या बोलूँ, आप खुद ही देख लो। चलो इसे थोड़ा और आसान कर देते हैं। हिंदुस्तान को आज़ादी 1947 में मिली और चाइना देश को आज़ादी 1950 के करीब। हाँ, लेकिन इसमें एक बात अच्छी तरह से समझ लो कि चाइना पर बहुत से देशों का कब्जा रहा है, जिनमें जापान, ब्रिटेन जैसे भी देश शामिल थे। अब 1950 के दशक में इंडियन जीडीपी और चाइना की जीडीपी को जरा गौर से देखिए। इसमें कोई ज्यादा हमें डिफरेंस नजर नहीं आता, लेकिन बस चंद सालों में चाइना यहाँ से यहाँ चला गया और इंडिया यहाँ से यहाँ तक। अब इस डिफरेंस के बारे में आप क्या कहेंगे? अब सवाल यहाँ ये है, आखिर चाइना यहाँ से यहाँ तक पहुँचा कैसे? चाइना की जीडीपी को बूस्ट करने वाली सबसे अहम चाबी पता है कौन सी है? यही अपनी वाली पॉपुलेशन। क्योंकि किसी भी देश की ताकत वहाँ की दौलत और हथियार नहीं होते, लोग होते हैं जो किसी भी देश को सही मायनों में देश बनाते हैं। देखो, अपने लोगों से देश होता है, देश से लोग नहीं होते। एक दूसरे के साथ से ही तो आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। समझो, सीधी सी बात है, बटे रहेंगे तो टूटे रहेंगे, और ऐसे हालत में आगे बढ़ने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, लेकिन इस चीज को चाइना अच्छी तरीके से समझ गया। दोनों देशों की पॉपुलेशन भी सेम थी और जीडीपी भी, लेकिन चाइना इतना आगे चला कैसे गया? चाइना ने सही टाइम पर सही डिसीजन लिए हैं। इसने सबसे पहले बाहर के देशों की कंपनियों को ऑफर दी। कंपनी चाहे बड़ी हो या फिर छोटी, ऑफर सबके लिए सेम थी। अगर आपकी कंपनी चाइना में आती है, सबसे पहले बाकी देशों के मुकाबले आपको जमीन आधे कीमतों पर मिल जाएगी, चाहे लीज पर ले लो या फिर रेंट पर। और कंपनियों का दूसरा फायदा, चाइना ने कहा हमारी पॉपुलेशन बाकी देशों के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, तो एम्प्लॉयज की दिक्कत तो वैसे भी खत्म, वर्कर्स आपको होलसेल के हिसाब से मिल जाएंगे। चाइना देश ने बाकी चीजों में भी ढील दे दी, जैसे टैक्सेस हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और भी बहुत कुछ। अब कोई बेवकूफी होगा जो ऐसी अपॉर्चुनिटी को ठुकराएगा, तो कंपनियां लाइन लगाकर चाइना आने लगी। अब हुआ ये, बाहर की कंपनियां चाइना में स्टैब्लिश होने से वहाँ के लोगों को रोजगार मिलने लगा, और रोजगार मिलने से पर कैपिटल इनकम बढ़नी ही है, और चंद सालों में जीडीपी पर इसका सीधा सीधा असर दिखने लगा, जो कि धीरे धीरे करके बढ़ती ही गई। और इसी तरह वक्त गुजरता रहा, जो लोग कंपनियों में काम कर रहे थे वो थोड़ा थोड़ा करके सब सीखते चले गए। अब वो किसी भी फील्ड का काम हो, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग, मतलब हर तरह का काम, छोटा स्क्रू बनाने से लेकर बड़े एरोप्लेन तक, हर चीज को चाइना के लोग सीखते चले गए। और जब चाइना के लोग सब बनाना सीख गए तो चाइनीज सरकार ने सबसे पहले तो टैक्सेस पर बढ़ोतरी की, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर चार्जेस बढ़ा दिए, और भी कई तरह के नियमों में बदलाव किए गए। अब अचानक से इस बदलाव और नए नियमों की वजह से कंपनियां दो ग्रुप में डिवाइड हो गई, ग्रुप ए और ग्रुप बी।
अब ग्रुप ए जिन्होंने इन नियमों पे हामी भरी और ग्रुप बी जिन्होंने इन नियमों पे ऑब्जेक्शन उठाना शुरू कर दिए। अब जिन कंपनियों ने ऑब्जेक्शन उठाए उन कंपनियों को सबक सिखाने के लिए चाइना ने उनके प्रोडक्ट की कॉपी करनी शुरू कर दी और चाइनीज वर्जन मार्केट में आधी कीमतों पर उतार दिए। और अभी के टाइम तक आपको हर चीज की चाइनीज कॉपी वर्जन मिल जाएगी। यही काम अगर इंडियन सरकार चाइना की तरह करे तो और बाहर की बड़ी कंपनियों को इंडिया में आने का रास्ता आसान कर दे तो बेरोजगारी की प्रॉब्लम तो वैसे ही सुलझ जाएगी। इसके लिए इंडियन सरकार को करना क्या होगा? नंबर 1, टैक्सेस पर थोड़ी ढील देनी होगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी और भी आसान कर देना होगा। और बहुत सी चीजें हैं, अगर गंभीरता से सोचा जाए तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता। बस सोचने की थोड़ा जरूरत है और हमें बस सरकार के भरोसे नहीं बैठना है, हमें खुद एक्शन लेने की जरूरत है। बेरोजगारी पर सवाल उठाने होंगे, सरकार से जवाब मांगना होगा, प्रेशराइज करना होगा। अगर युद्ध बार बार आवाज उठाएगा, सवाल करेगा तो आज न कल यकीनन हमारे हालात बदलेंगे। हालात बदलेंगे क्या, हमें बदलने ही होंगे। जरा इस केस को देखिए, समझिए, सोचिए, जानिए और फिर फैसला कीजिए। जगह छत्तीसगढ़। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में ईमानदारी से अपना काम कर रहे जागेश्वर अवधिया। एक दिन जब जागेश्वर अपने घर से साइकिल पर निकलते हैं तो सामने से एक आदमी उन्हें रोक कर उनके जेब में पैसे डालता है। और जैसे ही जागेश्वर अपने जेब में पैसे निकालने के लिए हाथ डालते हैं कि तभी विजिलेंस अधिकारियों ने उन्हें रिश्वत लेने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेते हैं। और इस झूठे रिश्वत के आरोप ने उनके पूरे जीवन को तहस नहस कर दिया। उसके बाद जागेश्वर ने निर्दोष होने का सबूत देने के लिए 40 साल की लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। इस दौरान उन्हें 6 सालों तक सस्पेंड किया गया, सैलरी आदि कर दी गई और सैलरी आदि होने से परिवार आर्थिक संकट में फंस गया। पत्नी बीमार रही, इलाज नहीं करवा पाए, बच्चे स्कूल से निकाल दिए गए क्योंकि फीस देने के तो पैसे नहीं थे, बेटियों की शादी नहीं हो पा रही थी, बच्चों की पढ़ाई और जिंदगी पूरी तरह से खराब हो गई। 40 सालों तक ये सब कुछ सहन करने के बाद उन्हें कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। ये जो रिश्वत लेने की बात पर इसके साथ परिवार की पूरी जिंदगी खराब हो गई। वो मनहूस रकम कितने रुपए की थी? बस 100 रुपए, 100 रुपीज। क्या मजाक हो रहा है हमारे देश में? 100 रुपए की रिश्वत और 40 साल की सजा। और दूसरी तरफ हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा पर आरोप है कि उनके घर में करोड़ रुपए जल के खाक हो गए, जिसके सबूत भी मिले हैं। लेकिन कार्रवाई तो छोड़ो, अभी तक साहब कोर्ट के जज बने बैठे हैं। ये है हमारे कानून का हाल। वैसे सही भी है, अब न्याय की देवी की आंखों पर ही पट्टी बांध दोगे तो और किसी से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। जैसा चल रहा है वैसे चलने दो या फिर आवाज उठाया करो। इस केस को देखिए। बीजेपी विधायक प्रकाश द्विवेदी पर एसडीएम से मारपीट के आरोप लगे हैं। 10 अलग अलग धाराओं में उनके खिलाफ और उनके समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। ये मामला है कि आपको बता दें। विधायक जी बहुत स्वागत आपका। जी विधायक जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप हर जगह अधिपत्य चाहते हो, अधिकारी काम करें उनके कान के नीचे रसीद कर देते हो। ये है बांदा जिले के एसडीएम अमित शुक्ला और जिन्होंने चाटा मारा है वो महाशय है एमएलए प्रकाश द्विवेदी। मामला कुछ ऐसा है, 2 अवैध तर्कों को एसडीएम की ओर से रोका गया था, जो कि ये दोनों एमएलए जी के ट्रक हैं। और इसी की तहकीकात में बातचीत के दौरान विधायक जी को गुस्सा आने से एसडीएम को इन्होंने कसकर थप्पड़ जड़ दिया। फिर विधायक जी पर पुलिस एफआईआर की गई, केस दर्ज हुआ। वही हुआ जो हमारे देश में होता है। कार्रवाई के दौरान नेताजी मार्केट से शॉर्ट, पुलिस वालों को कहीं मिले ही नहीं। अब विधायक जी ने किया क्या है, एसडीएम के क्लर्क को पैसे खिलाकर एसडीएम पर ही झूठा केस करा दिया है। क्लर्क ने एफआईआर में कहा है कि एसडीएम अमित शुक्ला हमें धमकाते हैं सरकारी रिपोर्ट अपने हिसाब से बनाने के लिए, यानी करप्शन का झूठा केस। ये है हमारा हाल, इसीलिए हम अभी कुछ नहीं करेंगे तो कभी कुछ नहीं करेंगे। चलो मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ अल्लामा इकबाल के कहे गए 2 पंक्तियों के साथ।